वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। यूजीसी नेट की सीरीज़ में हम रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टेप्स जो थे रिसर्च के वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आज अब बात कर लेंगे हम थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग की फॉर्मेट एंड स्टाइल रेफरेंसिंग, जो कि मेंशन है सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग। तो जो हम रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है, वो रेफरेंस जो होता है उसमें कितने फॉर्मेट्स होते हैं या स्टाइल्स कितने होते हैं उस पर बात करेंगे। सो अ रेफरेंसिंग स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ रूल टेलिंग यू हाउ टू एक्नॉलेज दी थॉट्स आइडियाज़ एंड वर्क्स ऑफ अदर इन पर्टिकुलर वे। तो जो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है वो एक तरह का आपका रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप कैसे किसी के थॉट को या एक्नॉलेज को, आइडिया को या वर्क को एक पर्टिकुलर वे में आप उसको लिख सकते हैं। सो रेफरेंसिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉलोइंग। आपका फर्स्ट आ जाता है इसमें सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग, दूसरा आपका अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, एंड थर्ड इज की टू योर असाइनमेंट एंड research. So earlier after the last step of research step we discussed the research report format, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था जो रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट हमने देखा था। तो अभी हम क्या कर लेंगे, उसी को ही एक बिब्लियोग्राफी में देख लेंगे कि हम कैसे उसको बिब्लियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिसर्च पेपर. So even though different journal may use slightly different format for the bibliography, so then all contains the same basic information. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो basic information जो होती हैं वो तो सेम रहती है, लेकिन थोड़ा सा जो बिब्लियोग्राफी लिखने का जो स्टाइल होता है वो सबका चेंज होता है, डिफर होता है थोड़ा थोड़ा. सो द मोस्ट basic information that each reference should have is the author's name, the title, the date and the source. तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप बात करें तो उसमें क्या होता है, आपके ऑथर के नेम होते हैं, टाइटल होते हैं, डेट होते हैं, और जहाँ से जो भी सोर्स होता है वो आपका लिखा हुआ होता है, बेसिक में देखेंगे. सो इन रिसर्च एरियाज देयर इज अ टू कॉमनली यूज्ड गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मेटिंग द पब्लिश्ड बाई दी MLA. तो दो आपके कॉमन कुछ गाइड ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पब्लिकेशन के तौर पे. एक होता है आपका MLA का मतलब है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड दूसरा आता है APA फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. सो दी MLA गाइडलाइंस कैन कॉल दी बिब्लियोग्राफी टू बी वर्क साइटेड. तो अगर हम जब MLA की बात करते हैं ना, तो MLA में आपको लिखा जाता है वर्क साइटेड, मतलब ऐसा पॉइंट आउट करके वर्क साइटेड लिखा जाता है MLA में. और तो यहाँ पे आप देख लेंगे APA फॉर्मेट की सबसे पहले बात कर लेंगे. APA फॉर्मेट क्या है? सो APA आर्टिकल फ्रॉम द डाटाबेस. अगर आपने कहीं डेटाबेस से लिया हुआ है तो कुछ आपका इस तरह आप लिखेंगे, फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा. पहले ऑथर रहेंगे, फिर जैसे अल्फ़ाबेटिकली आपका AA हो गया, ऑथर हो गया, फिर बी वाले जो होते हैं उनको लिखेंगे, एंड फिर ऑथर जो CC वाले होंगे उनका ईयर लिखेंगे, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, टाइटल ऑफ पीरियडिकल, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेजेस और DOI. उसके बाद APA जो वेबसाइट से अगर आपने लिया है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, ऑथर लिखना पड़ेगा, जिसमें A वाले पहले आएंगे, फिर B वाले उसके बाद आएंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, उसके बाद टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल रहेगा, रिट्राइव डेट लिखेंगे, फ्रॉम नेम दी वेबसाइट, वेबसाइट का नेम लिखेंगे, और साथ ही ये HTTP फिर :/ और वेब जो आपका एड्रेस रहेगा ये आप लिखेंगे. तो APA फॉर्मेट कुछ इस तरह आपका बनता है. उसके बाद MLA फॉर्मेट की बात करेंगे. MLA आर्टिकल फ्रॉम द डाटाबेस. अगर आपने डाटाबेस से लिया है तो पहले ऑथर लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे और टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखेंगे. ठीक है, टाइटल ऑफ आर्टिकल आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इटैलिक में लिखा रहता है. एंड टाइटल ऑफ जर्नल आपका जो वॉल्यूम होगा, ईयर, इशू ईयर लिखेंगे, फिर पेजेस, नेम ऑफ डेटाबेस, वेब और डेट टू एक्सेस. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे MLA जो वेबसाइट से अगर आपने लिया है तो वेबसाइट में एडिटर लिखेंगे, ऑथर लिखेंगे, कंपाइलर नेम लिखेंगे, नेम ऑफ साइट लिखेंगे, वर्जन नंबर लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड विद दी साइट. आफ्टर दैट डेट ऑफ रिसोर्स लिखेंगे, क्रिएशन, वेब एंड डेट ऑफ एक्सेस लिखेंगे. तो कुछ इस तरह से MLA फॉर्मेट में आपका दोनों का देख लेंगे. उसके बाद आपका दोनों में डिफरेंस देख लेंगे.
API स्टाइल और MLA स्टाइल में अंतर क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा यूज़ करें, API फॉर्मेट में लिखना चाहिए या MLA में, है ना। सो जो API स्टाइल होता है, API स्टाइल आपका यूज्ड इन सोशल साइंसेज, जितनी भी सोशल साइंसेज के फील्ड होते हैं उसमें API फॉर्मेट या API स्टाइल यूज़ किया जाता है। और जो भी ह्यूमैनिटीज़ में आप MLA स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। द टाइटल इन, जो API में क्या होता है, टाइटल इन इटैलिक्स, ओनली दी मोस्ट नेसेसरी वर्ड आर पुट इन दी कैपिटल लेटर। बाकी इसमें इटैलिक में लिखा जाता है टाइटल, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी वर्ड रहते हैं उन्हीं को ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, नहीं तो इटैलिक में लिखा जाता है। जबकि MLA में क्या होता है, द टाइटल इज अंडरलाइंड, इसमें टाइटल को अंडरलाइन किया जाता है। ऑल मेजर वर्ड्स आर कैपिटलाइज, ज़्यादातर जो वर्ड्स इसमें लिए जाते हैं वो कैपिटलाइज्ड होते हैं। द सोर्स पेजेस टाइटल एज रेफरेंस, इसमें अगर हम लेते हैं तो एक रेफरेंस के तौर पे लिखते हैं, एंड रेफरेंस लिंक लिखते हैं। जबकि MLA में हम लिखते हैं वर्क्स साइटेड लिखते हैं, ठीक है। एंड हियर ओनली दी लास्ट नेम ऑफ द ऑथर इज यूज्ड। API फॉर्मेट में सिर्फ आप ऑथर के लास्ट नेम को लिखते हैं, MLA में फुल नेम लिखते हैं। API में ऑथर्स नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन यूज्ड फॉर इन टेक्स्ट, तो हम कभी भी ऑथर का नाम लिखते हैं और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं तो उसमें हम इन टेक्स्ट साइटेशन यूज़ करते हैं। जबकि MLA में क्या लिखते हैं, इट इज़ ऑथर्स नेम एंड पेज नंबर लिखते हैं। उसके बाद API फॉर्मेट में कॉमा आर यूज्ड फॉर इन टेक्स्ट, इसके लिए कॉमा यूज़ करते हैं, इसमें कॉमा यूज़ नहीं करते। तो कुछ इस तरह से API स्टाइल और MLA स्टाइल को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब देख लेंगे डिसर्टेशन एंड थीसिस की बात, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे। डिसर्टेशन एंड थीसिस में डिसर्टेशन एक बेसिक अगर आप देखें तो डिसर्टेशन आप MA जब आपका मास्टर डिग्री हो रहा होता है तो लास्ट ईयर में आपको कुछ एक वर्क दिया जाता है, उस पर आपको काम करना पड़ता है। तो बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको करना पड़ता है। तो और थीसिस जो आपका PhD के बाद जो आप थीसिस बना के देते हो वो आपकी होती है ना, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। सो अ डिसर्टेशन कल्मिनेट इन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सच एज MS, MTech, MSc, MPhil etc. So whereas a thesis leads to a doctoral degree, तो डॉक्टर डिग्री में आपको थीसिस और जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में करना पड़ता है उसको डिसर्टेशन बोलते हैं। इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ अ डिसर्टेशन लीड्स टू अ PhD डिग्री एंड थीसिस लीड्स टू अ मास्टर डिग्री। तो अमेरिकन अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे उल्टा है, जस्ट डिसर्टेशन में PhD में किया जाता है और मास्टर डिग्री में थीसिस है। सो यहाँ पे आप देख लेंगे। सो इन डिसर्टेशन इट इज़ एडिक्वेट इफ़ वन हैज़ डिसेंट नॉलेज ऑफ न्यू डिस्कवरी in order to arrive at a conclusion effectively। जबकि थीसिस क्या है, वन हैज़ दिस सब्सटेंटिव एंड हाइपोथेसिस विद ओरिजिनल रिसर्च वर्क। तो यहाँ पे डिस्कवरी जो डिसर्टेशन रहता है बेसिकली उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिसेंट नॉलेज होता है एंड उसी के कुछ न्यू डिस्कवरीज आप उसमें एक कंक्लूजन के बेस पे दे सकते हो। लेकिन जो थीसिस होता है उसका एक अपना एक हाइपोथेसिस होता है, एक ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है। सो आई hypothesis of a synopsis or the synopsis should contain the gist of new findings one has made on the subject of research। तो आपने क्या न्यू फाइंडिंग्स की है उस पूरे रिसर्च में, ये आपकी सिनॉप्सिस या हाइपोथेसिस बताता है। सो द रिटन थीसिस शुड contain all the details of original research work and that one has made on the subject। So a thesis may be subjected to scrutiny for the any plagiarism to determine the originality of efforts। Another finite difference between the two, in a thesis analysis of any existing literature is added, whereas a dissertation by itself इज़ एन एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो अगर थीसिस की बात करेंगे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर रहता है उनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो डिसर्टेशन होता है वो आपकी एग्जिस्टिंग लिटरेचर इटसेल्फ जो डिसर्टेशन रहता है वो खुद ही एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर के तौर पे काम करता है। सो डिफरेंस बिटवीन डिसर्टेशन एंड दोनों में देखेंगे। अब देख लेंगे, पहला टॉपिक इसमें आ जाएगा, अ रिसर्चर हैज़ टू यूटिलाइज दी ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन।
इन ऑर्डर टू प्रिपेयर डिजर्टेशन। जो डिजर्टेशन में आपके पास क्या ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो, जबकि जो थीसिस होता है बेस्ड ऑन दी रिसर्च कंडक्ट बाय ऑल बाय हिमसेल्फ, तो उसने क्या काम किया है वो पूरा थीसिस में रहता है। फिर अ थीसिस इज एन लेंदियर, जो थीसिस होता है वो आपका लेंदियर होता है, इसलिए वो क्या करता है कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि डिजर्टेशन शॉर्ट होता है और वो कम टाइम भी कम लेता है। सो इन थीसिस रिसर्चर हैव टू इंक्लूड ऑल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन योर रिसर्च वर्क। इन कॉन्ट्रास्ट थीसिस में क्या होता है, in contrast to thesis in dissertation, a researcher should have a decent knowledge about the discovery in order to other conclusion effectively। so यहाँ पे thesis आपका जो भी hypothesis based पे रहता है और आपके dissertation क्या होते हैं आपकी जो न्यू मतलब आपके पास जो collected information already है उन पे ही आप काम करते हो। फिर thesis in thesis the researcher has to focus on the primary argument in order to prove your standpoint to the reader। in contrast thesis dissertation focuses on background word। after that in a master's degree the researcher has to utilize research work in order to prove his point। in case of a PhD thesis the researcher has to add novel findings to the existing literature। तो इसमें आपका जो भी डिजर्टेशन देते हो आप उसमें आप अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जबकि पीएचडी थीसिस में क्या होता है आपकी नोवेल फाइंडिंग्स भी होनी चाहिए एग्जिस्टिंग लिटरेचर को लेकर भी। फिर थीसिस इज रिटन एज एन एकेडमिक रिसर्च पेपर की तरह लिखा जाता है, वेयर एज डिजर्टेशन इज मोर लाइक अ एकेडमिक बुक and the data collected in dissertation is based upon the hypothetical analysis of content, जबकि जो thesis होता है comprise the theory and argumentative based on the original research। तो कुछ इस तरह से हम dissertation और thesis में अंतर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़ा सा, तो मैं इसको इंक्लूड कर दे रही हूँ। मेन टर्म्स यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुट नोट एंड रेफरेंस राइटिंग। तो ये यूजीसी नेट के एग्जाम में मैंने एक बार क्वेश्चन देखा हुआ था इनसे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो इबिड अगर लिखा है, इबिड इज़ द एब्रीविएशन ऑफ फॉर द लैटिन इबिडम। ठीक है, इबिडम का जो लैटिन इबिडम का एब्रीविएशन होता है एबिड, मीनिंग द सेम if it refers to the same author and same source, like same author and source, like book and journal in the immediate preceding reference। तो अगर एक बार आपने वो बुक और जर्नल दिया है, अगर फिर से वही बुक और जर्नल लिखना है तो उसको फिर से वो करने के लिए मतलब रिपीटेशन ना करने के लिए इमीडिएट आपको उसमें एबिड लिख दिया जाता है। उसके बाद ऑप और साइट, इसमें क्या है, ये एब्रीविएशन होता है लैटिन ओपस का, ये है ओपस का और ये है साइटम का। ठीक है, साइटेटम का। तो मीनिंग फॉर दी वर्क साइटेड, ये किसके लिए होता है, वर्क साइटेड के लिए होता है। एंड इट रिफर्स टू दी रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर इन दी सेम ऑथर। इससे पहले अगर अर्लियर सेम ऑथर आपने लिखा हुआ है तो फिर से उसको ऑप और साइट लिख सकते हैं। फिर लोक और साइट, ये लोक और साइट क्या है, लैटिन ओरिजिन का है, ये भी एब्रीविएशन है लोकोसाइटेटो। लोको मतलब आपका प्लेस के लिए होता है, जहाँ से आपने साइट को लिया है, तो प्लेस साइटेड लिख सकते हैं इसको। एंड इट इज़ अ फुट नोट और एंड नोट टर्म used to repeat the title and page number for the given वर्क। तो ये एक तरह से फुट नोट हो जाता है, एंड नोट हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो टाइटल है या पेज नंबर है उसको रिपीट मतलब एंड नोट हो जाता है रिपीटेशन का। तो लोकेशन साइटेड हो, तो ये लोक साइट उसके लिए यूज होता है। एट ऑल क्या है, एट ऑल कई बार यूज़ करते हैं, सो रिफर्स टू दी अदर्स, लाइक वेयर इट इज़ यूज्ड व्हेन रिफरिंग दी नंबर ऑफ अदर्स, सो एट ऑल यूज़ कर देते हैं। फिर आपका आ जाता है ओके, सो इन इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हैज़ बीन कंसीव्ड एज अ ऑथोरिटेटिव बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड फॉर द करेंट इंडियन पब्लिकेशन इन असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु and Urdu languages, received in the National Library, Kolkata, under the Delivery of Books and Newspaper Public Libraries Act 1954. So the main entries in the Roman script and location of the annotation. So if any are in English, so the classified portion follow the Davy decimal scheme of the classification, but the number from the column classification scheme was assigned to each entry at the bottom right hand to facilitate the use of the bibliography and library arranged according to the column
schemes of classification. So here Indian National Bibliography and Center Reference Library fall under the supervision of Ministry of Culture and Government of India. तो ये इंडियन बिब्लियोग्राफी के लिए था। इंडियन बिब्लियोग्राफी में क्या कौन कौन से लैंग्वेज में आपकी बिब्लियोग्राफी आ सकती है, साथ ही ये जो हमारा इंडियन बिब्लियोग्राफी जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है इसमें कुछ उसके बारे में दिया है। अब आता है शोध गंगा, शोध गंगा एंड शोध गंगोत्री। तो ये भी टर्म इम्पॉर्टेंट है, आया है इससे भी क्वेश्चन कई बार, तो मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। सो शोध गंगा इज द नेम कॉइन टू डिनोट द डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स थीसिस एंड डिजर्टेशन सेटअप बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसको हम इन्फ्लिबनेट बोलते हैं, सेंटर एंड ऑटोनोमस इंटर। ये एक तरह शोध गंगा क्या है, एक तरह का ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, IUC, एंड दी ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपकी UGC के अंतर्गत में। एंड नाउ द कैंडिडेट विल हैव टू स्टोर दी थीसिस इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क, CD में कर सकते हैं थीसिस को स्टोर, एंड अपलोड ईच चैप्टर इन अ सेपरेट PDF फाइल यूजिंग नेमिंग कन्वेंशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय शोध गंगा। तो शोध गंगा एक बेसिकली हम इसको एक डिजिटल रिपोजिटरी की तरह का लेते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स थीसिस और डिजर्टेशन को सेटअप किया गया है, इन्फ्लिबनेट के अंतर्गत रखा गया है। एक ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जो कि UGC के अंडर पे काम करता है। इसमें जैसे आपको कोई भी थीसिस है उसको स्टोर करके रखा जा सकता है एक CD के फॉर्म में, और जो भी आपको चैप्टर को अपलोड करना है वो एक PDF फाइल के रूप में आप उसको कर सकते हो यूज़। तो शोध गंगा में बेसिकली यही था। द CD मस्ट बी ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड बाय अ सुपरवाइजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इन्फ्लिबनेट इंट्रोड्यूस दी शोध गंगोत्री, इन्फ्लिबनेट ने ही शोध गंगोत्री को भी इंट्रोड्यूस किया है। सो विच हैज़ बीन बुल टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ सिनॉप्सिस ऑन गोइंग PhD और MPhil इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। तो शोध गंगोत्री किसके लिए है, जिसमें आप इन्फ्लिबनेट ने ही इंट्रोड्यूस किया इसको भी, और इसमें आप क्या करते हैं, एक तरह से मेंटेन करता है डाटाबेस को, जो भी आपके ऑनगोइंग PhD है, MPhil चल रहा है, तो जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको शोध गंगोत्री के थ्रू देखा जाता है। अब आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें तो बेसिकली यही था जिसमें हमने बात कर लिया। जो आपके फॉर्मेट्स हैं, ये स्टाइल्स है रेफरेंसिंग के, उसको ध्यान में रखिएगा। जो भी इस वीडियो में हमने बताया उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको जैसे भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दें। अगर आपको PDF चाहिए होता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।